हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की शब्दावलियों को। जितनी भी आपकी पॉलिटी में संविधान के तहत शब्दावलियां होती हैं, जैसे संघात्मक व्यवस्था क्या है, एकात्मक व्यवस्था क्या है, इसी तरह राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियाँ होती हैं, भारत जो 5 तरह का रिट जारी करती है कोर्ट, ठीक है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, प्रश्नकाल, शून्यकाल, मतलब जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकने वाली शब्दावलियाँ हैं, उन सबको आज हम समझेंगे। उनके मतलब क्या होते हैं, उनके मायने क्या होते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम सबसे पहले शासन व्यवस्था देख लेते हैं। इसमें 3 तरह की शासन व्यवस्थाएं होती हैं। एक होता है परिसंघात्मक शासन व्यवस्था, इसको इंग्लिश वाला वर्जन आप जरूर याद रखेंगे, कॉन्फेडरल सिस्टम इसको बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है संघात्मक शासन, ये पूरी तरह से फेडरल सिस्टम होता है। और तीसरा होता है एकात्मक शासन, यानी कि यूनिटरी व्यवस्था, ठीक है, यूनिटरी सिस्टम। और अभी हम आगे चल करके ये भी देखेंगे कि भारत में कौन सा सिस्टम लागू होता है। तो एक एक कर देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं परिसंघात्मक, यानी कि कॉन्फेडरल व्यवस्था क्या होती है। यहाँ पे हमने चित्र के माध्यम से बहुत अच्छे से इसको समझाया है। ये जो गोला है ये एक तरह से एक संघ है, ठीक है। ये पूरी की पूरी जो संघ व्यवस्था है वो गोला होती है, और ये जो छोटे छोटे गोले अंदर दिए हुए हैं ये स्टेट होते हैं, यानी कि प्रांत होते हैं, ठीक है। तो एक जो संघ है, यूनियन है, वो इतना बड़ा होता है, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग स्टेट होते हैं, ठीक है। और ये जो स्टेट हैं और संघ के बीच एक तरह की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि ये सारे संघ जो भी प्रांत हैं, ये एक अंडरस्टैंडिंग के तहत इस संघ से मिले होते हैं और कहते हैं कि हम वैसे तो स्वतंत्र हैं लेकिन आपके अधीन ही रहेंगे। हालांकि यहाँ पे जो फेडरल और कन्फेडरल में जो बड़ा अंतर होता है वो यह होता है कि यहाँ से प्रांत जब चाहे तब छोड़कर स्वतंत्र देश बन सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बने हैं, और ये अंडरस्टैंडिंग जब इनकी नहीं रहती तो ये अलग अलग प्रांत जब चाहे तो अलग होकर के एक स्वतंत्र देश बन जाते हैं, ठीक है। इसका अगर ज़्यादा एग्जाम्पल देखना हो तो वो है आपका USSR, ठीक है, यानी कि सोवियत संघ, जो 1992 में टूट गया था। आप सबको पता होगा, जो रशियन फेडरेशन था, पहले USSR हुआ करता था, ये टूट गया था। इसीलिए इसको अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन एक ये बन जाएगा कि निम्न में से किसे अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ कहा जाता है, तो वो कहा जाता है परिसंघात्मक शासन व्यवस्था को। अब हम अगला देखेंगे संघात्मक शासन व्यवस्था या फिर फेडरल सिस्टम को। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम वही सिस्टम होता है। एक यूनियन होता, संघ होता, और उसके अंदर अनेक सारे राज्य होते या प्रांत होते। इसमें राज्य जो है वो संघ से पृथक नहीं हो सकते, ना ही संघ समाप्त हो सकता है। ये इसका जो है इसमें और इसमें यही अंतर है। इसमें ये इससे अलग हो सकते थे और फिर ये संघ समाप्त हो जाता, ठीक है। जैसे जब USSR टूटा तो ये सब बहुत सारे 15 राज्यों में अलग अलग बिखर गया, तो USSR भी समाप्त हो गया, और उसके बाद जो उसकी जगह ली वो फिर बाद में रशियन फेडरेशन यानी कि रूस ने ली। पर इसमें ऐसा क्या है, फेडरल में इसमें ना तो प्रांत स्वतंत्र हो सकते हैं, मतलब स्वतंत्र का मतलब है वैसे तो ये स्वतंत्र हैं, इनकी व्यवस्थाएं सारे अलग हैं। यही कारण है कि अमेरिका वगैरह में आपने देखा होगा कि दोहरी नागरिकता लागू होती है। वो सब हम आगे भी देखेंगे। इसमें राज्य ना तो अलग हो सकते हैं, ना ही संघ जो है वो समाप्त हो सकता है। ये फेडरल और कॉन्फेडरल में बड़ा अंतर है। और इसका एग्जाम्पल है आपका USA, यानी कि अमेरिका। इसे अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। इसको कहते हैं अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ, और इसको कहते हैं अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, ठीक है। अब संघात्मक शासन व्यवस्था, यानी कि जो फेडरल सिस्टम व्यवस्था है, हम इसको ही पढ़ेंगे और इसमें और एकात्मक वाले में अंतर देखेंगे। इसकी पहचान क्या होती है। कोई स्टेट या कोई भी राज्य या कोई भी संघ, कोई भी देश संघात्मक है तो उसकी पहचान क्या होगी। तो नंबर 1 पहचान होगी कि उसका लिखित संविधान होगा। तो जैसे अमेरिका का लिखित संविधान है। शक्ति का पृथक्करण होगा, जैसे राज्यों और केंद्र में। तो अमेरिका में आपको पता है स्टेट अलग है। अमेरिका में की तो जो न्यायपालिका है वो भी एकीकृत नहीं है भारत की तरह, यानी कि केंद्र स्तर पर अलग न्यायालय है और राज्यों का अपना अलग अलग न्यायालय है। और वो जो राज्यों के न्यायालय हैं वो केंद्र वाले न्यायालय के अंडर में काम नहीं करते। जैसे भारत में हर राज्य का जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में काम करता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। तो शक्ति का पृथक्करण न सिर्फ राज्यों के स्तर पर, मतलब राज्य व्यवस्था इसके कार्यपालिका के स्तर पर है, बल्कि न्यायपालिका के स्तर पर भी है, ठीक है। दोहरी न्यायपालिका है, जो अभी आपने आपको बताए थे, प्रांत स्तर पर अलग है और केंद्र स्तर पर अलग है। और दोहरी नागरिकता भी है अमेरिका में। दोहरी नागरिकता आप सबको पता होगा, राज्यों की अलग नागरिकता होती है प्रांत स्तर पर, और केंद्र स्तर पर अलग होती है। न्यायपालिका स्वतंत्र होती है और बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, ये भी आप याद रखेंगे। अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो प्रांतों के पास हैं। जैसे भारत में क्या है, ये जो यूनिटरी सिस्टम होता है, एकात्मक व्यवस्था होती है, वहाँ पे अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं।
लेकिन संघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो प्रांतों के पास होती हैं, ये आप याद रखेंगे। तो ये इतनी 6 प्रकार की संघात्मक शासन व्यवस्था की पहचान है। ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनता है, हर तरह से आपको दे दिया जाएगा, इनमें से कोई 4 लिख के और पूछेगा इनमें से कौन इसकी संघात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण है, और एक कोई ऐसा रहेगा जो नहीं होता, ऐसे सवाल बनते। तो इसको आप लोग एज इट इज़ नोट कर लेंगे। बाकी ये PDF मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूँगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लें, वहाँ से ये पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग रिवाइज कर पाएंगे। अगला है एकात्मक शासन व्यवस्था। अब एकात्मक शासन व्यवस्था के क्या लक्षण होते हैं? इसमें केंद्र मजबूत होता है और राज्य कमज़ोर होता है, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है वो इंग्लैंड है, जो ब्रिटेन है, ठीक है। अभी हम भारत का भी देखेंगे आगे चल के। इसमें केंद्र मजबूत होता है, राज्य कमज़ोर होते हैं। इसमें एकल नागरिकता होती है, हेड ऑफ स्टेट नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, जैसे कि हमें ब्रिटेन में जो वहाँ का रानी होती है या फिर राजा होते हैं, ठीक है, वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, लेकिन वो मात्र नाम मात्र की कार्यपालिका होते हैं। केंद्र कभी भी राज्य का नाम सीमा को बदल सकता है। राज्यपाल होते हैं और प्रशासक की व्यवस्था होती है, और इसे विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। इसमें राज्य जो हैं, यहाँ पे राज्यों का मतलब प्रांतों को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन संघ नष्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि एकात्मक शासन व्यवस्था में जो केंद्र सरकार होती है, संघ होता है, वो बहुत मजबूत होता है। इसीलिए इसको विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहते हैं। अब हम देखेंगे भारत की स्थिति क्या है, क्योंकि भारत जो है वो ना तो फेडरल है और ना ही पूरी तरह से यूनिटरी सिस्टम है भारत में, ठीक है। भारत क्या है? भारत को कहा गया है आर्टिकल 1 में, आप सबने पढ़ा होगा, यूनियन ऑफ स्टेट है भारत। नंबर 1, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? भारत संघात्मक है, यानी कि भारत जो है वहाँ पे फेडरल सिस्टम लागू है, परंतु एकात्मकता की ओर झुकाव है भारत में। तो भारत का जो स्टेटस है वो ये है कि भारत संघात्मक है, परंतु एकात्मकता की ओर भारत का झुकाव है, यानी कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट है। आर्टिकल नंबर 1 में लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत दैट विल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। अगला, अब हम देखते हैं भारत में कौन कौन से संघात्मक तत्व हैं और कौन कौन से एकात्मक तत्व हैं। तो संघात्मक अगर तत्वों की बात करें, अभी हमने वो दोनों के अलग अलग तत्व भी देखे थे। सबसे पहले तो भारत का लिखित संविधान है, ये भारत का संघात्मक तत्व है। शक्ति का पृथक्करण है भारत में, और शक्ति का पृथक्करण भाग 11 में है लिखा गया है, ठीक है। तो ये भाग वगैरह तो हमने अलग से जब भाग देखे तो देख लिया था। लिखित संविधान है भारत में, शक्ति का पृथक्करण है, ठीक है। दोहरी न्यायपालिका है भारत में। दोहरी न्यायपालिका मतलब राज्यों में भी है और केंद्र में भी। हालांकि भारत की जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है, अमेरिका की तरह अलग अलग नहीं है। सारे के सारे हाई कोर्ट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर काम करते हैं। स्वतंत्र है और पावरफुल न्यायपालिका भारत में। तो ये जो 4 हैं लक्षण, ये संघात्मक तत्व के हैं। अब एकात्मक तत्व भारत में के संविधान में कौन कौन से पाए जाते हैं? तो भाग 1 जो है आर्टिकल 1, 2, 3, 4, यानी कि इस 1, 2, 3, 4 में क्या होता है, आप सबने पढ़ा होगा कि जो भारत है वो यूनियन ऑफ स्टेट तो है, लेकिन 2, 3, 4 में क्या है, भारत जो है वो भारत राज्य जो संघ है भारत का, वो राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र वगैरह में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। और वो भी साधारण विधेयक थे, तो बहुत आसानी से कर सकता है, ये आप सबको पता होगा। तो ये भारत का कहीं ना कहीं एकात्मक लक्षण है। फिर एकल नागरिकता है भारत में। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है कि आपकी राज्यों की अलग नागरिकता होगी और केंद्र की अलग होगी। जुडिशरी जो है भारत की, अभी हमने देखा कि स्वतंत्र भी है और पावरफुल भी है। भारत में जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है, ठीक है। यूनिटरी तो है, एकात्मक है और इंटीग्रेटेड है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है भारत का वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और राज्यपाल का पद भी है। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं लिखी गई हैं ये आपकी एकात्मक व्यवस्था वाले हैं, और इधर जो लिखी गई ये संघात्मक व्यवस्था वाले हैं। तो हमने इन तीनों को देख लिया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है और बहुत कन्फ्यूजन रहती है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनता है कि शक्ति का पृथक्करण संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है या फिर एकात्मक का, तो ये संघात्मक का। फिर दोहरी नागरिकता, मतलब इस टाइप से इसमें जो भी लक्षण वगैरह हमने बताए हैं सारी चीज़ों के, वो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। अगला अब हम देखते हैं आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और एक तरह का फंडामेंटल राइट है। इसमें 5 तरह के रिट जारी होती हैं, और वो रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट और फिर हाई कोर्ट्स। तो वो जो रिट्स हैं उनके प्रकार और उन प्रकारों का मतलब क्या होता है ये आपको इसमें समझाना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आर्टिकल 32 याद रखेंगे, संवैधानिक उपचार है। हालांकि एक आर्टिकल और याद रखेंगे, 226। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट से रिट जारी करते हैं। अब रिट क्यों जारी करते हैं? जब भी आपका आर्टिकल 12 से लेकर के 36 तक जो FR होते हैं, फंडामेंटल राइट होते हैं, उनका जब वायलेशन होता है तो फिर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करते हैं। अब ये जो रिट हैं ये 5 प्रकार की रिट होती हैं, उन्हीं को हम देखेंगे। यहाँ पे एक फैक्ट लिखा हुआ है, डॉक्टर अम्बेडकर कॉल्ड इट सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार जो है यानी कि आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। तो एक सेपरेट क्वेश्चन ये भी बनता है
कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो वो आर्टिकल 32 को कहा है। तो जो 5 प्रकार के रिट हैं हम उनको देखते हैं। सबसे पहले इन तीनों को आप याद करें, ठीक है। मैं इसमें अच्छे से लिखा हूँ, इसमें शायद कुछ आपको मतलब थोड़ा राइटिंग वगैरह वैसी हो सकती है, पर आपको समझ में सारी चीज़ें आएंगी। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और अधिकार प्रच्छा, ये तीनों की दोनों आप पहले याद करेंगे। बची जो 2 हैं प्रतिषेध और उत्प्रेषण, उनको बाद में याद करेंगे। अब इसमें भी क्या है, जो ये वाला है हैवियस कार्पस, इनके इंग्लिश वाले भी याद रखेंगे। परमादेश का मतलब होता है मैंडमस और अधिकार प्रच्छा मतलब को वारंटो, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन याद करें। कभी कभी क्या होता है, जो इंग्लिश वाला वर्जन है इसको देवनागरी लिपि में लिख दिया जाता है। तो इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर हैबियस कॉर्पस जो है, इसमें क्या होता है, सशरीर, इसका मतलब होता है सशरीर प्रस्तुत करना 24 घंटे के अंदर। जब भी पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो उसका आपको रूल्स पता होगा कि उसको 24 घंटे के अंदर सशरीर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। इसी को कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर हैबियस कॉर्पस। फिर होता है परमादेश या फिर मैंडमस। इसका सिंपल सा कई बार शाब्दिक अर्थ भी पूछ लिया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। फॉर एग्जांपल SBI केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला केस था, सुप्रीम कोर्ट ने SBI को आदेश दिया और सुप्रीम कोर्ट सीधे बोलता है कि हम आदेश देते हैं, आपको मानना होगा। बाबा रामदेव का जो माफ़ीनामा वाला केस था, रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम आदेश देते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो सीधे आदेश देता है और उस आदेश की आप अवहेलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो फिर आर्टिकल 29 के तहत कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा है हमारा अधिकार प्रच्छा यानी कि को वारंटो। इसका मतलब होता है किस अधिकार से ये किया जाता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये पूछ लेता है किसी भी सरकार से, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, कोई भी अधिकारी हो, कोई भी मतलब अथॉरिटी हो, प्राइवेट गवर्नमेंट कोई भी, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये पूछता है कि आप किस अधिकार से ये निर्णय कर रहे हैं या आपने ये क्यों किया। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, गवर्नमेंट अधिकारी से पूछ लेगा, प्राधिकारी से पूछा जाता है। ट्रेन में TT की जगह पुलिस अगर फ़ाइन ले ले, एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, तो ये पूछ लेगा कि आपने किस अधिकार से ये फ़ाइन लिया, क्योंकि TT फाइन लेने का अधिकारी होता है, पुलिसमैन नहीं होता है। अब हमने ये तीनों पहले आपको क्यों बताया, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और अधिकार प्रच्छा यानी कि हैबियस कॉर्पस, मैंडमस और को वारंटो, ये तीनों जो रिट हैं ये अधिकारियों प्राधिकारियों पर लागू होती हैं। ये जो उनके निचले न्यायालय हैं, चाहे हाई कोर्ट्स हो या फिर जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट हो या सेशन कोर्ट वगैरह हो, उन पर लागू नहीं होती। उन पर जो लागू होती वो बची भाई 2 लागू होती हैं। वो होती है एक प्रतिषेध और दूसरा उत्प्रेषण। प्रतिषेध का मतलब होता प्रोहिबिशन, इसका मतलब होता रोक दो। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो होता रोक दो। निचले कोर्ट के फैसलों को रोकना, यानी कि जब निचले कोर्ट कोई फैसला देता है उसको जब सुप्रीम कोर्ट रोकता है तो उसको कहा जाता है प्रोहिबिशन या फिर प्रतिषेध। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के फैसले को रोक सकती है और हाई कोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को रोक सकती है, ठीक है। फिर है उत्प्रेषण या फिर सर्ज्यूरी जिसको बोलते हैं। इसका मतलब निचले कोर्ट के आदेश या फैसले को पलटने के लिए होता है। और ये दोनों जो रेट हैं, चाहे प्रतिषेध हो चाहे उत्प्रेषण हो, ये लागू होती हैं कोर्ट्स पे, निचली कोर्ट्स पे। इसमें क्या होता है, जैसे प्रतिषेध में क्या है, यहाँ पे हाई कोर्ट्स के या फिर निचली कोर्ट्स के फैसले को रोका जाता है, लेकिन उत्प्रेषण में फैसले को पलट ही दिया जाता है। बस इसमें 2 अंतर है। तो क्या याद रखना, कुल 5 प्रकार की रेट हैं, उसमें से प्रतिषेध और उत्प्रेषण जो है वो कोर्ट्स पे लागू होते हैं। इसके अलावा अधिकार प्रच्छा, परमादेश और बंदी प्रत्यक्षीकरण ये लागू होती हैं अधिकारियों या फिर प्राधिकारियों पे। तो इस प्रकार हमने कंप्लीट जो है वो 5 तरह की जो रेट होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उनको देख लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कुछ अन्य जो शब्दावलियाँ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, दूसरी PDF और स्लाइड पे, वहाँ से उसको भी कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो ये PDF नई PDF है, इसमें हम देखेंगे, वो हमारी कॉपी में खुद की लिखी हुई थी और ये हम अलग से देखेंगे, हमने इसकी PDF रेडी की। तो सबसे पहले देखेंगे संविधान क्या होता है। ये सिर्फ पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनेगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आधे घंटे के आसपास, पर आप लोग पूरी वीडियो देखिए, अंत तक देखिए। इस एग्ज़ाम के इस वीडियो से, एक वीडियो से आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन मिलेगा, 1-2 क्वेश्चन, और आप आने वाले समय में जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, चाहे इवन IAS PCS तक में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और ऐसे ही अगर चीज़ें आपको समझ आ रही हैं तो यहाँ से आपके हर एग्ज़ाम में मतलब ये वीडियो बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से देखें, हो सके तो प्रॉपर अपने भाषा में उसके नोट्स बना लें। जो भी मैं दिखा रहा हूँ आपको स्लाइड में लिखा हुआ या जो मैं समझा रहा हूँ उसको आप लोग अपनी भाषा में अच्छा नोट्स बना लें। बाकी PDF चाहिए तो वो तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल ही दूँगा, ठीक है। संविधान होता है किसी सरकार के मूलभूत कानून सिद्धांतों की लिखित या अलिखित व्यवस्था, स्वयं के मार्गदर्शन के लिए राज्य की सार्वभौमिक शक्ति द्वारा स्थापित कानून और रीति रिवाज की व्यवस्था करना। तो ये याद रखना है कि संविधान लिखित और अलिखित दोनों तरह का हो सकता है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में
एक जिक्र आता है जब पार्लियामेंट चल रही होती, तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आप सिंपल याद रखेंगे, तारांकित प्रश्न का मतलब होता है जिसका उत्तर सदस्य सदन में मौखिक रूप से चाहता है और मंत्री सदन में उत्तर देता है। तारांकित मतलब किसी सदस्य ने संसद में सवाल पूछा और जो मंत्री उसका जो भी रिलेटेड मंत्री होता है उसका जवाब मौखिक रूप से दे देता है, ठीक है, लिखित रूप से नहीं देता है, तो वो तारांकित प्रश्न होता है। चूंकि ये मौखिक रूप से उत्तर होता है इसीलिए इसमें पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लो किसी ने सवाल पूछा, मंत्री उत्तर दे रहा है, और जब मंत्री उत्तर दे रहा है तो उसी में उसने दूसरा सवाल पूछ लिया तो उसने तुरंत उसका उत्तर दे दिया। अतारांकित प्रश्न का मतलब होता है लिखित उत्तर, इसमें मौखिक उत्तर की आवश्यकता नहीं होती। तो सिर्फ इतना याद रखना है कि तारांकित मौखिक और अतारांकित लिखित उत्तर, और इसीलिए अतारांकित प्रश्नों के विपरीत तारांकित प्रश्नों के मामले में कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, क्योंकि लिखित प्रश्न आपने पूछा, वो लिखित जवाब लेकर के आया, लिख के आया, तो उसमें आप काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, क्योंकि काउंटर क्वेश्चन पूछेंगे तो उसको लिखित उत्तर देना पड़ेगा और लिखने में वो सब मतलब आंसर बनवाने में टाइम लगेगा। तो अतारांकित में अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। अब एक टर्म आता है वार्षिक वित्तीय विवरण या फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भारत में बजट आता है, याद रखिएगा बजट शब्द का जिक्र संविधान में कहीं नहीं है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। जो बजट के लिए संविधान में शब्द का जिक्र है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण या फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसका जिक्र आर्टिकल 112 में है। ये आर्टिकल आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये भारत सरकार का बजट होता है और आर्टिकल 112 में होता है, हर साल संसद में पेश किया जाता है। तो ओवरऑल इतना याद रखेंगे, बजट का मतलब होता है वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 112। एक टर्म आता है लेखानुदान। लेखानुदान क्या होता है, ठीक है, संसद की ओर से सरकार को चुनाव तक के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देने की प्रक्रिया है। लेखानुदान को वोट ऑन काउंट भी कहा जाता है। यह एक अस्थायी उपाय है और आमतौर पर 2 महीने के लिए वैध होता है। लेखानुदान के बारे में कुछ अन्य जानकारी देखते हैं। इसका जिक्र आर्टिकल 116 में है। लेखानुदान केंद्र सरकार को अल्पकालिक खर्चों को पूरा करने के लिए दिया जाता है। लेखानुदान सरकार के बजट के व्यय पक्ष से जुड़ा होता है और लेखानुदान आमतौर पर बिना किसी व्यापक बहस के पारित हो जाता है, ठीक है। अब लेखानुदान आप समझो होता क्या है। एक तो मेन बजट होता है जिसमें सारा फंड एलोकेट हो जाता है सरकार को, जहाँ से वो पूरे अपने खर्चे करती है। लेकिन कई बार क्या होता है जब चुनावी वर्ष होता है, ठीक है, तो चूंकि बजट पूर्ण बजट तो बाद में आता है, तो सरकार को 2-3 महीने जब तक चुनाव चलता है खर्चे के लिए देश तो चलना ही चाहिए, तो पैसे चाहिए होता, तो उसके लिए एक अस्थायी व्यवस्था लाई जाती है और उसके तहत भारत की संचित नीति से सरकार पैसे निकालती है, ठीक है। तो वही होता है एक तरह का लेखानुदान और उसको वोट ऑन अकाउंट याद रखेंगे, ठीक है, 116 याद रखेंगे आर्टिकल, और अल्पकालिक खर्चों क्योंकि 2-3 महीने के लिए जुड़ा होता है, ठीक है, और इसीलिए इस पर ज़्यादा व्यापक बहस नहीं होती, आराम से सारी पार्टियां इसको पारित करवा देती हैं। और कर दरों में कोई बदलाव नहीं कर सकते, इसीलिए आप भारत में कोई कर वगैरह में बदलाव नहीं करेंगे, जो चल रहा है वैसे चल रहा है, बस आपको सिर्फ खर्चा चलाना होता है लेखानुदान से। चुनावी साल में सरकार द्वारा ये जारी किया जाता है, मैंने अभी आपको बताया, और अंतरिम बजट जो आता है 2-3 महीने के लिए चुनाव होने तक, उसके तहत इसको पारित करते हैं। अब आता है प्रश्नकाल और शून्यकाल, हमने जो आपको बताया था। प्रश्नकाल क्या होता है, संसद की बैठक का पहला घंटा जब सांसद सरकार से सवाल पूछते हैं। तो प्रश्नकाल में सांसद लोग सवाल पूछते हैं सरकार से, और जैसे ही संसद की बैठक शुरू होती है उसका जो पहला घंटा होता है। शून्यकाल होता है, याद रखिए, शून्यकाल प्रश्नकाल जैसे ही समाप्त होता है उसके जस्ट बाद का जो घंटा होता है उसको शून्यकाल कहते हैं। और ये याद रखना, शून्यकाल जो है वो 1962 में शुरू हुआ था, और ये सिर्फ भारत में शुरू हुआ था, ये भारत ने कहीं से लिया नहीं था, ये भारत की अपनी देन है, ये भी आप याद रखेंगे। भारतीय संसद की कार्यवाही में एक महत्वपूर्ण समय होता है जब सांसद तत्काल सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को उठाते हैं। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद आता है, वही बात मैंने जो बताई, और ये तब तक चलता है जब तक कि दिन का एजेंडा पूरा नहीं हो जाता, और शून्यकाल को 0 आवर कहते हैं। शून्यकाल सांसद बिना किसी पूर्व सूचना के महत्वपूर्ण मुद्दों को उठा रखते हैं। शून्यकाल मेनली इसलिए लाया गया था क्योंकि बिना किसी पूर्व सूचना के अगर कोई अचानक से महत्वपूर्ण मुद्दा देश में चल रहा है तो उसमें अपनी बातों को आप उठा सकते हैं, ठीक है। अगला है कटौती प्रस्ताव। अनुदान की मांग पर चर्चा के दौरान किसी मांग की राशि को कम करने के लिए लाया जाता है, ऐसे प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहते हैं। ये कहती लिख गया, गलत है। कटौती प्रस्ताव मतलब अनुदान के मांगों पर जब चर्चा होती है तो जो राशि जारी की जाती है पैसे की, फंड सरकार को, उसमें कुछ कटौती करनी होती है, तो उसी के तहत कटौती प्रस्ताव आता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या होता है, किसी का ध्यान आकर्षित करें, कोई विशेष जरूरी अविलंबनीय लोक महत्व का मुद्दा है उस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है। ये सब नाम से ही स्पष्ट है। जैसे निंदा प्रस्ताव, तो सरकार की किसी नीति या सरकार के किसी मंत्री की निंदा करने के लिए सरकार के विरुद्ध लाया जाता है। विधेयक क्या होता है, देखिए जब भी कोई कानून बनने के लिए बिल पेश किया जाता है सरकार के द्वारा, उसी को विधेयक कहते हैं, आप सिंपल से समझें, ठीक है। और राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्रदान किए जाते हैं, विधेयक अधिनियम बन जाता है, यानी कि कानून बन जाता है। अब विघटन देख लेते हैं क्या होता है। एक शब्द होता है विघटन, एक होता है सत्रावसान, ठीक है, एक होता है स्थगन। इन तीनों में अंतर हम देखते हैं अभी।
भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन करता है। लोकसभा की 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा सभा के विघटन का औपचारिक आदेश जारी नहीं किए जाने के बावजूद लोकसभा स्वतः विघटित हो जाती है। विघटन के साथ ही लोकसभा समाप्त हो जाती है और फिर वह केवल आम चुनाव के बाद ही समावेत होती है। सभा या उसकी किसी सहमति के सामने लंबित प्रत्येक विषय उसके सामने विपगत होते हैं। ये भी आपको याद रखना, एक क्वेश्चन बनता है, हमेशा लोकसभा विघटित होती है, राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती है। ठीक है, लोकसभा विघटित होती है और जब लोकसभा विघटित होती है तो लोकसभा में जितने भी मामले लंबित होते हैं वो सबके सब समाप्त हो जाते हैं, विपगत हो जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और लोकसभा का विघटन करता कौन है? वो राष्ट्रपति करता है। इतनी बातें आप लोग याद रखेंगे। फिर विशेषाधिकार हनन क्या होता है? व्यक्तिगत रूप से किसी संसद सदस्य या संसद के किसी भी सदन की उसकी समितियों के विशेषाधिकारों, अधिकारों और उन्मुक्तियों की अवहेलना, इसमें सदन की कृत्यों के निष्पादन में बाधा डालने के कार्य जिनसे इसका प्राधिकार और गरिमा कम होती है, जैसे कि इनके वैध आदेशों की अवज्ञा या सदन या इसके सदस्यों या अधिकारियों का अवमान सम्मिलित होता है, जिसे सभा का अवमान कहा जाता है। ठीक है, विशेषाधिकार का मतलब सिंपल सा होता है, कोई भी संसद सदस्य है, सांसद है, मंत्री है, कुछ भी है, उसके जो विशेषाधिकार हैं, अधिकार हैं, उन्मुक्तियों की जो अवहेलना है वो होती है जब। ठीक है, इन अधिकारों का जब उल्लंघन होता तो उसी को विशेषाधिकार हनन कहा जाता है। इस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे विघटित में क्या होता है, मतलब परमानेंटली डिलीट हो जाती है, अगले चुनाव तक, जब तक नई सरकार नहीं बनती, विघटित रहती है। स्थगन में कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है, जैसे संसद सत्र वगैरह। अविलंबनीय प्रकृति के किसी विशेष महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा के लिए यह प्रस्ताव लाया जाता है, जैसे कुछ भी चल रहा होता है। यह प्रस्ताव सदन में किसी भी सदस्य द्वारा पूरा स्थापित किया जा सकता है, यानी कि स्थगन प्रस्ताव किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है, यानी कि वो सरकार में हो ना हो, विपक्ष का हो, सत्ता पक्ष का हो, मंत्री हो, नॉर्मल सांसद हो, विधायक हो, वो भी ला सकता है। और यह अविलंबनीय प्रकृति का होता है और इसमें सरकार की निंदा का भाव होता है। इसका उद्देश्य अविलंबी लोक महत्व के मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराना है, ताकि किसी अविलंबी मामलों पर सरकार की आलोचना की जा सके और जिसके बारे में समुचित सूचना के साथ कोई प्रस्ताव या संकल्प पारित करने में देर हो जाएगी। तो स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है सरकार की आलोचना करने के लिए, खासकर ताकि मतलब कोई विशेष लोक महत्व का मुद्दा जिस पर सरकार ध्यान नहीं देती है, तो इसके लिए कहा जाता है कि आप सब कुछ स्थगित करो, इस मुद्दे पर बात करो, तो वो सब होता है। और मेनली इसको एक परंपरा, ऐसा कहीं लिखा नहीं गया कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में, विपक्ष के लोग ही लाते हैं। फिर एक टर्म आता है त्रिशंकु संसद, ऐसी संसद जिसमें किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत ना हो। तो जब मतलब इसको बोलते हैं कि जब हंग डेमोक्रेसी हो जाती है, जब किसी को भी बहुमत नहीं आता है, तो मिला जुला के जो सरकारें बनती है उसको त्रिशंकु संसद कहते हैं। अब भारत के राष्ट्रपति से जुड़ी हुई कुछ क्षमादान शक्तियाँ होती हैं, वो 5 तरह की होती है, उनके अलग अलग प्रकार होते हैं, उनके मायने कई बार पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक होता है पार्डन, तो सब पार्डन क्या होता है? अपराध को पूरी तरह से क्षमा कर देना। क्षमा, पार्डन मतलब क्षमा, इसका मतलब होता है जब राष्ट्रपति किसी को पूरी तरह से माफ़ी दे देता है तो उसको पार्डन कहते हैं। फिर एक होता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब होता है हिंदी में लघुकरण, सजा की प्रकृति बदल देना, जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदल देना, तो इसको कहते हैं लघुकरण। फिर एक आता परिहार यानी कि रेमेशन, सजा की अवधि बदल देना, इसमें प्रकृति बदला जाता है लघुकरण में, परिहार में अवधि बदला जाता है। जैसे 2 साल की अगर कारावास की सजा है तो उसको 1 साल कर देना। ठीक है। फिर एक होता है रिस्पाइट यानी कि विराम, इसमें विशेष परिस्थितियों में सज़ा को कम कर दिया जाता है, जैसे कोई शारीरिक अपंग होता है, कोई महिला अगर गर्भवती होती है तो उसमें उसकी विशेष परिस्थितियां होती हैं चूँकि, तो उसमें क्या होता है, सजा की परिस्थितियों के कारण जब कम की जाती है सज़ा तो उसको विराम कहते हैं, एक तरह का विराम दे दिया जाता है। फिर एक आता है प्रविलंबन यानी कि रिप्रीव, इसका मतलब होता है किसी दंड को कुछ समय के लिए टालना, जैसे फांसी को कुछ समय के लिए टाल देना। प्रविलंबन का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए विलंब कर देना। ठीक है, तो ये हमारी 5 तरह की हो गई राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ। अब इससे रिलेटेड कुछ अन्य फैक्ट्स बनते हैं, उनको देख लेते हैं। वो क्या है कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है वो किस आर्टिकल के तहत आती है, तो वो आर्टिकल 72 के तहत आती है। ये आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है वो आर्टिकल 72 के तहत आती है। एक चीज़ ये याद रखना है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति उन मामलों में प्राप्त है जहाँ सज़ा कोर्ट मार्शल ने दी हो, यानी कि जब आर्मी वगैरह में सज़ा दी जाती है राष्ट्रपति उनको भी क्षमादान कर सकता है। और ये भी याद रखना है राष्ट्रपति के साथ साथ भारत के राज्यपालों को भी क्षमादान करने की शक्ति मिलती है, लेकिन जब कोर्ट मार्शल वाली बात होती है वहाँ पर राज्य का राज्यपाल के पास ये शक्ति नहीं होती क्षमा करने को, लेकिन राष्ट्रपति वहाँ पे क्षमा कर सकता है। तो ये हो गई राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति का वीटो पावर। राष्ट्रपति के पास कुछ वीटो पावर होते हैं, उन वीटो पावर की देख लेते हैं क्या क्या होते हैं, क्योंकि कई बार आपसे इन पर सवाल बनते हैं। तो राष्ट्रपति के पास 3 वीटो शक्तियाँ होती है, अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। अपवाद क्या होता है इस वीटो पावर का?
राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को लेकर कोई भी वीटो शक्ति नहीं होती। तो याद रखना, जब भी कोई संविधान संशोधन विधेयक होता है, राष्ट्रपति उसमें ये अपने वीटो पावर यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, अब अत्यंतिक वीटो देखते हैं क्या होता है। अत्यंतिक वीटो इस संबंध में राष्ट्रपति की उस शक्ति से है जिसमें वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है और इस प्रकार वह विधेयक समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता है। इसे प्रायः दो परिस्थितियों में लाया जाता है, जब संसद द्वारा पारित विधेयक एक गैर सरकारी विधेयक अथवा निजी विधेयक हो, जब विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति मिलने से पूर्व ही मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र दे दी गई हो और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को विधेयक पर सहमति न देने की सलाह दे। तो अत्यंतिक वीटो आप सिंपल से समझे क्या होता है, जब राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक जाता है और राष्ट्रपति उसे अपने पास सुरक्षित रख देता है, मतलब ना हाँ करता ना करता है, बल्कि सिर्फ रख लेता है, तो इस कारण वो विधेयक कानून नहीं बन पाता और समाप्त हो जाता है। लेकिन ये भी याद रखना कि ये दो परिस्थितियों में लाया जाता है प्रायः, जब इसे एक गैर सरकारी सदस्य प्राप्त या निजी विधेयक हो। इसका मतलब है जब कोई मंत्री जो या सरकार में जो व्यक्ति है वो पेश ना करे, कोई जो इंडिविजुअल सांसद है या विधायक है जब वो पेश करता है तो उसको कहा जाता है गैर सरकारी या निजी विधेयक। और दूसरा, मान लो बिल पार्लियामेंट में पास होकर राष्ट्रपति के पास चला गया, लेकिन राष्ट्रपति साइन करे उससे पहले सरकार गिर जाती है, मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे देता है, तो जो नई सरकार आती है, नया मंत्रिमंडल आता है, वो कहता है कि इसको आप पास मत करिए, तब वो यहाँ पे अत्यंतिक वीटो हो जाता है। तो इन दो परिस्थितियों में लाया जाता है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लें। फिर अगला है निलंबनकारी वीटो। इसका अर्थ है राष्ट्रपति द्वारा इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटाया जाता है। यदि संसद उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन के साथ पारित कर राष्ट्रपति को भेजती तो राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, निलंबनकारी वीटो तब होता है जब राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए लौटाता है संसद में, लेकिन बिना संशोधन के या संशोधन के दोनों के द्वारा अगर संसद पुनः उसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती तो राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए बाध्य होता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसका अपवाद है धन विधेयक। इसका अपवाद है धन विधेयक, यानी कि धन विधेयक के संबंध में निलंबनकारी वीटो शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है। यानी कि धन विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाएगा तो वहाँ पे राष्ट्रपति जो है वो उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। ये भी आप याद रखेंगे। फिर तीसरा आता है पॉकेट वीटो। इसका अर्थ है इस मामले में राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक पर ना तो अपनी सहमति देता है, ना उसे अस्वीकृत करता है और ना ही लौटाता है, किंतु एक अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर सकता है। इसी को कहते हैं पॉकेट वीटो। अमेरिकी राष्ट्रपति जिसे 10 दिनों के भीतर विधेयक को वापस भेजना होता है, इसके विपरीत भारतीय राष्ट्रपति के समक्ष कोई बाध्यकारी समय सीमा नहीं होती। ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब राज्यों पर कुछ वीटो होते हैं। राज्यपाल के पास राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विशिष्ट प्रकार के विधेयकों को आरक्षित रखने का अधिकार होता है। तो राज्यपाल कई बार क्या होते हैं, जब राज्यपाल जैसे केंद्र सरकार किसी दूसरे की है, राज्य सरकार किसी दूसरी पार्टी की है, तो वहाँ पे कई बार राज्यपाल लोग केंद्र के बिहाफ पे बिल पास ना हो, उसके चक्कर में वो लोग क्या करते हैं कि राष्ट्रपति के नाम पे बिल को रोक लेते हैं और कहते हैं राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखा गया। तो ये राज्यपालों को अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति न केवल पहली बार बल्कि दूसरी बार भी राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयकों को अस्वीकृत प्रकट कर सकता है। जैसे अभी हमने क्या बताया था कि अगर पुनर्विचार के लिए संसद को लौटाता है राष्ट्रपति कोई विधेयक और संसद दोबारा भेजती है तो राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए बाध्य होता है। लेकिन राज्य विधानमंडल के मामले में जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जाता है तो वहाँ पर अगर दोबारा राज्य विधानमंडल सेम बिल भेजता है तो वहाँ पे राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य नहीं है। ये बेसिक डिफरेंस है राज्य विधानमंडल और केंद्र की संसद का। ठीक है, इस तरह राज्य विधेयकों के मामले में राष्ट्रपति को अत्यंतिक वीटो की शक्ति प्राप्त होती है, न कि निलंबनकारी वीटो की। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधेयकों के संबंध में पॉकेट वीटो की शक्ति का उपयोग भी किया जा सकता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। मतलब जो भी पॉलिटी में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी शब्दावलियाँ हो सकती वोकेबुलरी, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। हमने कोशिश करी जो भी पॉलिटी के रिलेटेड टर्म्स हैं और जो भी जहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं उन सबको इस वीडियो में कंप्लीट करा है। वीडियो थोड़ा 27-28 मिनट का हो गया। इसको आप लोग देखें, बार बार देखें, इस PDF से बार बार रिवीजन करते रहें और PDF मिल जाएगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, बाकी वीडियो बाकी इनिशिएटिव भी हमारे चैनल पर चल रहे हैं, आप सब देखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। बाय बाय।